गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने इतिहास के अंदर थर्ड बुक अपने स्टार्ट कर दी है और थर्ड बुक का जो 10वां चैप्टर है, या वैसे कहे तो अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, इस चैप्टर की अपने चर्चा कर रहे थे। इस चैप्टर की अपने एक क्लास हो चुकी है जिसमें अपने इस्तेमारी बंदोबस्त वगैरह, जमींदारी फर्ता वगैरह, इनके बारे में अपने अध्ययन किया था। आज इसी टॉपिक की, इसी चैप्टर की अपने सेकंड क्लास की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भैया, विजयनगर के किस शासक ने नगलपुरम नामक उपनगर बसाया था? मतलब विजयनगर का वह कौन सा राजा था जिसने नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी या उपनगर बसाया था? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब चर्चा करते हैं भैया अपने आज की क्लास का, और अपना फर्स्ट टॉपिक है जोतदारों का उदय। देखो, जोतदारों का उदय भैया, ये आज के दोनों तीनों टॉपिक है। ये दोनों तीनों टॉपिक ही काफ़ी मोस्ट है। इधर जैसे 5वीं रिपोर्ट है, बुकानन है, ये सारे ही टॉपिक जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात करते हैं भैया, जोतदार होते कौन है? देखो भैया, अपने बंगाल जो था, खास तौर से अपने बात करें उत्तरी बंगाल, इस उत्तरी बंगाल के अंदर जो धनी किसान थे, बंगाल में अपने किसानों को बोलते थे भैया रैयत। ध्यान रखना, किसानों को क्या बोलते थे? रैयत बोलते थे। और जो धनी किसान थे, पैसे वाले किसान थे, ताकतवर किसान थे, उन धनी किसानों को अपने किस नाम से जाना जाता था? जोतदारों के नाम से जाना जाता था। इनका उदय कब हुआ, किस प्रकार से इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया, इनकी क्या कार्यशैली थी, क्या रूपरेखा थी, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। देखो, इनका उदय भैया 18वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में उदित होने वाले धनी किसान, अर्थात जो अमीर किसान थे जिसके पास में अपार संपदा थी, उनको क्या कहा गया है? अपने जोतदार कहा गया है। इन्हें भैया कई जगहों पर हवलदार, गांटीदार और मंडल भी कहा जाता है। मतलब जोतदार जो है, इन जोतदारों को अपने कुछ स्थानों पर गांटीदार, हवलदार और मंडल के नाम से भी पुकारा जाता था। जोतदारों का निर्धन किसानों पर क्या रहता था? दबदबा रहता था। मतलब जोतदार होते थे भैया, ये कौन होते थे? पैसे वाले किसान होते थे। तो ये जो गरीब किसान है, निर्धन किसान है, कमजोर किसान है, जिनके पास में भूमि काफ़ी कम है, उनको ये एक प्रकार से अपने नियंत्रण में रखते थे, अपने दबाव में रखते थे, इनके ऊपर अपना दबदबा बनाए रखते थे। ये भूमि को स्वयं न जोत कर, मतलब इनके पास में जो भूमि होती थी ना, किनके पास में? जोतदारों के पास में। उस भूमि को ये कभी स्वयं नहीं जोतते थे। इनके पास में अपार भूमि होती थी, लेकिन इस भूमि को वो स्वयं नहीं जोतते थे। किन से जुतवाते थे? बटाईदारों के माध्यम से जुतवाते थे। अपने जैसे गांव में नहीं देखते कि अपने कई बार होता है कि गुरुजी मैं तो मखड़ा खेत ना बता दियो कोई ने, समझ गए? बता दियो मतलब कोई दूसरा बोएगा और उसका आधा अपने को दे देगा, आधा अपने वो स्वयं ले जाएगा। उनको क्या बोलते हैं? बटाईदार। तो ये जो जोतदार होते थे, ये स्वयं नहीं जोते भैया। क्यों? क्योंकि इनके पास में पैसों की कमी नहीं थी, अपार संपदा इनके पास में थी, काफ़ी शक्तिशाली थे, काफ़ी पावरफुल थे। तो इनके पास में जो खेत खलियान होते थे, उनको ये स्वयं न जोत कर किन से माध्यम से जुतवाते थे? बटाईदारों के माध्यम से जुतवाते थे। बटाईदार जो है वो अपने स्तर पर ही इनके खेतों को जोतते थे, और जो भी उपज होती, जो भी उत्पादन होता, उसका 50-50 कर लेते। आधा जोतदारों को दे देते और आधा स्वयं रख लेते थे। इसके अलावा यह गांव में भी इनकी शक्ति जमींदार से अधिक होती थी। किनकी? जोतदार की। जोतदार होते थे भैया, ये कई कई गांव ऐसे थे जहां पर जोतदार जो है वो जमींदार से भी ज्यादा क्या थे? पावरफुल थे। जमींदार से भी ज्यादा ये पैसे वाले थे, जमींदार से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। और इनके आपस के अंदर क्या चलता था? संघर्ष चलता था। किनका? जोतदार और जमींदार जो है, इनका कई गांवों के अंदर आपस में भी क्या रहता था? संघर्ष रहता था। क्यों? क्योंकि जमींदार भी शक्तिशाली होते थे। जमींदार भी क्या होते थे? शक्तिशाली होते थे। जैसे बंगाल में जमींदार जो थे, वर्धमान में जमींदार जो थे, उनको राजा कहते थे। तो जमींदार भी पावरफुल होते थे और जोतदार भी क्या होते थे? पावरफुल होते थे। इस वजह से इन दोनों के मध्य हमेशा कैसी स्थिति होती थी? संघर्ष की स्थिति होती थी। इन दोनों के मध्य आपस में टकराव पाया जाता था। जोतदारों द्वारा किसानों को भू राजस्व जमा करने से रोका जाता था। ये जोतदार होते थे भैया, ये क्या करते थे? जमींदारों को सबक सिखाने के लिए,
जमींदारों को एक प्रकार से उनकी जमींदारी से हटाने के लिए या जमींदारों से एक प्रकार से बदला लेने के लिए या जमींदारों को नीचा दिखाने के लिए जोतदार क्या करते थे, जो छोटे किसान होते, जो निर्धन किसान होते, उनके ऊपर अपना नियंत्रण रखते थे और उन किसानों को बहला फुसला कर ये कह देते कि आपको जमींदार को भू राजस्व जमा नहीं कराना है। अब आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भू राजस्व जमा नहीं कराएंगे तो क्या होगा। अगर ये किसान जमींदार को भू राजस्व जमा नहीं कराते तो क्या होता, जमींदार की जो भू संपदा है, जिसको अपने क्या कहते हैं, महाल भी कहते हैं, उसकी क्या कर दी जाती थी, अंग्रेजों के द्वारा नीलामी कर दी जाती थी। किनकी? जमींदारों की। क्यों? क्योंकि इस्तमरारी बंदोबस्त में क्या था भैया, इस्तमरारी बंदोबस्त में यही सिस्टम था कि प्रत्येक जमींदार को एक निश्चित तिथि तक, एक निश्चित समय तक भू राजस्व अंग्रेजों को जमा कराना पड़ता था। अब यहाँ पर किसान उनको भू राजस्व देंगे नहीं तो ये कहाँ से जमा कराएंगे। फिर अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार जो थी वो क्या करती थी, उस भू राजस्व की उगाही के लिए या उसको वसूल करने के लिए जमींदार की जो संपत्ति होती थी, जो संपदा होती थी, उसकी क्या करती थी, नीलामी करती थी और उससे जो पैसा आता था उससे अपना भू राजस्व वसूल करती। तो यहाँ पर जोतदारों ने भैया एक गेम खेला। जोतदारों ने क्या किया, किसानों को अपने वश में कर लिया और उनको ये कहा कि आप जो है वो भू राजस्व जमा मत कराओ। अब किसानों ने भू राजस्व जमा नहीं कराया तो इससे क्या हुआ, जमींदारों की जो भू संपदा थी, जो जमीन जायदाद थी या जिसको अपने महाल कहते हैं, उसकी ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या की गई, नीलामी की गई। और इस नीलामी में जोतदार जो है वही क्या बन जाते थे, खरीदार बन जाते थे। मतलब जमींदार की जो संपदा होती थी उसको कौन खरीद लेते थे, जोतदार ही खरीद लेते थे और फिर वो आगे जाके स्वयं क्या बन जाते थे, जमींदार बन जाते थे। ये है भैया अपने किसकी स्टोरी, जोतदारों की। क्लियर है? आगे देखो, अब आती है भैया जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। जमींदारों की ओर से प्रतिरोध मतलब जमींदार जो थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीलामी से बचने के लिए किस प्रकार से प्रतिरोध किया या किस प्रकार की नीतियां इन्होंने अपनाई, उसकी चर्चा करते हैं। देखो, जोतदारों के कारण जमींदारों की स्थिति खराब हो रही थी। खराब किस प्रकार से हो रही थी, ये आप पे मैं आपको बता चुका हूं कि जोतदार और जमींदारों के मध्य क्या चलता था, संघर्ष चलता था। और इस संघर्ष के तहत जोतदार जो होते वो किसानों के ऊपर अपना कंट्रोल रखते थे, किसानों को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर लेते और उनको भू राजस्व देने से मना कर देते। जब भू राजस्व जमींदार को नहीं मिलता तो जमींदार की भू संपदा जो है वह क्या हो जाती, नीलाम हो जाती। उस भू संपदा को कौन खरीद लेते, जोतदार खरीद लेते और फिर वही जोतदार जो है वो आगे जाके क्या बन जाते थे, जमींदार बन जाते थे। तो कहने का मतलब हो गया, इन जोतदारों की वजह से किसकी स्थिति खराब हो गई थी, जमींदारों की स्थिति खराब हो रही थी। तब जमींदारों ने अपनी संपदा को नीलाम करने की समस्या से निपटने के लिए कुछ रणनीतियां अपनाई। मतलब जमींदार जो थे उनकी भू संपत्ति नीलाम हो रही थी, उनकी महाल नीलाम हो रही थी, तो उन्होंने इससे बचने के लिए उपाय अपनाए कि किस प्रकार से अपनी संपदा को नीलाम होने से बचाए, किस प्रकार से अपनी संपत्ति को नीलाम होने से बचाए। इसके लिए इन्होंने 2-3 ट्रिक अपनाए भी है। वो ट्रिक क्या है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जमींदार जो थे उन जमींदारों ने अपनी भू संपदा को नीलाम होने से बचाने के लिए किस प्रकार से प्रतिरोध किया या कौन सी रणनीतियां अपनाई। तो पहली रणनीति इनकी क्या थी, इनकी पहली रणनीति थी भैया जमींदारों द्वारा अपनी भू संपदा का स्त्रियों को स्थानांतरण। मतलब जमींदार जो होते थे भैया अपनी भू संपदा जो है वो इसको किसको स्थानांतरित कर देते थे, स्त्रियों को स्थानांतरित कर देते। मतलब अपनी भू संपदा जो है वो किसके नाम करते थे, महिलाओं के नाम, अपने घर की स्त्रियों के नाम या बहन बेटियों के या अपनी पत्नी या अपनी माता के नाम कर देते थे। उससे भैया उनको फायदा होता था। फायदा कैसे होता था, क्योंकि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो महिलाओं की संपत्ति नीलाम नहीं करती थी, इसलिए जमींदारों ने इसका फायदा उठाया। ईस्ट इंडिया कंपनी महिलाओं की संपत्ति नीलाम नहीं करती थी, इसलिए जमींदारों ने क्या किया, अपनी जितनी भी संपत्ति थी उस संपत्ति को लगभग अपने घर की महिलाओं के नाम कर दिया। तो अब जब भी नीलामी होती तो नीलामी में जमींदार के पास कुछ होता नहीं, महिलाओं के नाम होता था। तो इससे क्या हुआ कि वह संपत्ति जो है वो जमींदार के पास वैसी की वैसी रह गई। जैसे अपने पिछली क्लास में पढ़ा था वर्धमान, ठीक है, वर्धमान के जो जमींदार थे उसने अपनी जो संपत्ति थी अपनी माता के नाम कर रखी थी। जब वहाँ पे
जमींदार की नीलामी होने लगी, उसकी संपत्ति की नीलामी हुई, तो अंग्रेजों ने देखा कि इसकी संपत्ति जो है वो तो इसकी माता के नाम है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो महिलाओं की संपत्ति को क्या नहीं करती थी, नीलाम नहीं करती थी। तो पहला तरीका तो इन्होंने ये अपनाया कि अपनी जितनी भी संपदा थी, जितनी भी संपत्ति थी, उस संपत्ति को किसके नाम कर दिया, महिलाओं के नाम कर दिया। दूसरा तरीका इन्होंने क्या अपनाया, नकली नीलामी। नकली नीलामी कैसे, फर्जी नीलामी बोल दो या नकली नीलामी। अब देखो भैया, कई जमींदार होशियार हो गए थे, कई जमींदार चालाक थे, चतुर थे, होशियार थे। इन्होंने एक तरीका अपनाया। इन्होंने क्या किया, जैसे ही नीलामी स्टार्ट होती तो नीलामी में ये क्या करते थे, अपने ही एजेंटों को नीलामी में खड़ा कर देते। जो जमींदार होते थे वो नीलामी में क्या करते थे, अपने ही एजेंट, अपने ही दलाल जो होते थे उनको नीलामी में वो खड़ा कर देते थे, और वो एजेंट या जो दलाल होते वो क्या करते, उस जमींदार की संपत्ति को खरीद लेते। संपत्ति तो खरीद लेते, लेकिन फिर पैसे देने में क्या करते थे, आनाकानी करते थे, या पैसे देने में काफ़ी समय लगा देते। कई वर्षों का समय अपने पैसे देने में वो व्यतीत कर देते, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, इस प्रकार से वो कई वर्षों तक अपना एक प्रकार से पैसे देने से क्या कर देते थे, लेट कर देते थे। उससे क्या होता था, वह नीलामी एक प्रकार से अटक सी जाती। मतलब देखो, ये जमींदार की संपदा है भैया, इसकी नीलामी हो रही है, तो जमींदार क्या करता है, नीलामी में अपने ही एजेंट बैठा देता। ठीक है, ज्यादातर एजेंट कौन होते थे, जमींदार के होते। अब इस संपदा को यही एजेंट क्या कर लेते थे, खरीद लेते थे। ठीक है, अब खरीदने के बाद में क्या होता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो पैसे देते वक्त ये मना कर देते कि हमारे पास में भी पैसे नहीं हैं, हम पैसे बाद में दे देंगे। इस प्रकार से वो एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार को गुमराह करते जाते थे, और इस प्रकार से वह नीलामी क्या हो जाती थी, अटक जाती थी, और वह संपदा जो है वो किसके पास रह जाती, जमींदार के पास ही रह जाती थी। दूसरा तरीका इन्होंने ये अपनाया। ठीक है, और एक अन्य तरीके तीसरे तरीके में जैसे इन्होंने क्या किया, मारपीट करते थे। ये जमींदार जो होते थे भैया वो शक्तिशाली होते थे, बदमाश होते थे, गुंडे होते थे इनके पास में, बदमाश लोगों को, लठेलों को ये अपने पास, लठियाल जिनको बोलते हैं, उनको अपने पास में रखते थे। तो ये क्या करते थे कि जब इनकी संपदा की नीलामी होती तो ये क्या करते थे, जो नए खरीदार आते थे संपत्ति को खरीदने के लिए, जमींदार की संपत्ति को खरीदने के लिए नीलामी में जो नए खरीदार आते थे उनको ये क्या करते थे, मारपीट करके भगा देते थे। ठीक है, या फिर ये क्या करते थे, किसानों को अपने पक्ष में कर लेते और किसानों को कहते थे कि आप नए जमींदार को स्वीकार मत करना। इस प्रकार के तरीके अपनाए। या फिर जो किसान होते थे वो नए जमींदार को अपने खेतों में नहीं बढ़ने देते, या फिर किसान जो होते थे वो नए जमींदार को राजस्व नहीं देते। इस प्रकार के कई अन्य तरीके भी जो है वो जमींदारों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में काम में लिए गए। इन तीनों रणनीतियों को भैया आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत 5वीं रिपोर्ट। देखो भैया, 5वीं रिपोर्ट क्या है, ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई, इसमें कितने पेज थे, इसमें इसका उद्देश्य क्या था, इन सारी बातों के ऊपर अपने चर्चा करते हैं। देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन एवं क्रियाकलापों पर तैयार एक क्या है, यह रिपोर्ट है भैया। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में हुई थी और व्यापार करने के लिए हुई थी, और यह कंपनी भारत में क्या करने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। तो अब ये भारत में यह कंपनी व्यापार कर रही थी, तो इस कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के ऊपर, मतलब इसकी गतिविधियों के ऊपर, इसकी एक्टिविटीज के ऊपर हर बार क्या करती जाती थी, रिपोर्ट तैयार की जाती थी कि किस प्रकार से ये कार्य कर रही है, कितना मुनाफा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इसकी एक्टिविटीज कैसे है, ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या यह कंपनी जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, गलत कार्य कर रही है या सही कार्य कर रही है। इन सभी बातों के ऊपर क्या तैयार की जाती थी, रिपोर्ट तैयार की जाती थी। तो यही वह क्या है, रिपोर्ट है। किससे संबंधित है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों पर आधारित यह रिपोर्ट है। यह कौन से नंबर की रिपोर्ट थी भैया, 5वीं नंबर की रिपोर्ट थी, इसलिए इसको क्या कहा गया है, 5वीं रिपोर्ट कहा गया है। इसमें किसका उल्लेख था, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और उसके क्रियाकलापों का। क्लियर है, आगे देखो। 1813 में यह ब्रिटिश संसद में पेश की गई, मतलब यह रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी, 1813 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी, और इसमें जो पृष्ठ थे उनकी संख्या कितनी थी, 1002 थी। मतलब 5वीं रिपोर्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप और प्रशासन से संबंधित थी। 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई, 1002 इसमें क्या थे, पृष्ठ थे।
अब रिपोर्ट में देखो भैया क्या था, रिपोर्ट में किसका उल्लेख था, रिपोर्ट में इसमें क्या कौन कौन सी बातें थी, या रिपोर्ट में किससे संबंधित इसमें मैटर था। तो रिपोर्ट में देखो भैया एक तो थी रेयतों की अर्जियां। रेयत किनको बोलते हैं, अभी आपको बताया था किसानों को रेयत बोलते हैं भैया। बंगाल जो था उस बंगाल में किसानों को क्या बोलते थे, रेयत बोलते थे। तो इन रेयतों की अर्जियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे साथ ऐसा कर रही है, गलत कर रही है, सही कर रही है, इसका राजस्व का तरीका अच्छा नहीं है, सही है, गलत है, इस प्रकार की रेयतों की अर्जियां थी। इसके अलावा कलेक्टरों की रिपोर्ट थी कि किस राज्य किस क्षेत्र में किस प्रकार की कंडीशन, ये कलेक्टर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की रिपोर्ट जो है वो सौंपते थे। और इसके अलावा राजस्व के क्या थे, आंकड़े थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछाता है कि जो 5वीं रिपोर्ट थी उसमें किससे संबंधित तथ्य थे या किस प्रकार के तथ्य थे। तो भैया इसमें रेतों की अर्जियां, कलेक्टरों की रिपोर्ट और राजस्व के आंकड़े, इनसे संबंधित मुद्दे थे। क्लियर है। अब इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था, यह रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत की गई थी, रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था भैया वो देखो। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का क्या करना, विरोध। मतलब इस रिपोर्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध किया गया। एकाधिकार कैसा भैया, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला हुआ था किसका, व्यापार का। किन के साथ में, भारत और चीन। भारत और चीन के साथ में व्यापार करने का एकाधिकार केवल एक ही कंपनी को प्राप्त था, और वह कंपनी कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या किया गया, विरोध किया गया। तो पहला विरोध, पहला उद्देश्य तो ये हो गया। सेकंड, कंपनी के कुशासन एवं अव्यवस्थित प्रशासन। कंपनी के कुशासन एवं अव्यवस्थित प्रशासन, इसके बारे में भैया जानकारी देना था। तो देखो अपने ब्रिटेन की जो संसद थी भैया, ब्रिटेन की संसद में कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन पर क्या हुआ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका शासन कैसा था, अच्छा नहीं था, गलत शासन था, बुरा शासन था, जिसको बोलते हैं कुशासन। और इसका जो प्रशासन था वो भी एक प्रकार से कैसा था, अव्यवस्थित था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन पर वहां पर क्या हुआ, वाद विवाद हुआ। कहां पर, ब्रिटेन की संसद में। मतलब ये 5वीं जो रिपोर्ट थी, इस 5वीं रिपोर्ट में ब्रिटिश कुशासन और उसके अव्यवस्थित प्रशासन के ऊपर वाद विवाद हुआ। और इसमें बताया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूटपाट, इन जैसे इनका क्या लेती है, सहारा लेती है, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका समाचार पत्रों में एक प्रकार से खूब मजाक बनाया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समाचार पत्रों में खूब बेइज्जती या धूल की गई। तीसरा उद्देश्य था भैया ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम, देखो भैया ब्रिटिश संसद ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए थे। समझ गए, 18वीं शताब्दी में क्या किए थे, अनेक अधिनियम पारित किए थे। कंपनी को मजबूर किया कि वह भारत के प्रशासन से संबंधित क्या करे, रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कब मजबूर किया गया था, 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में। तो अपने तीसरा उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम, कि ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भी अधिनियम पारित किए गए हैं उन अधिनियमों की रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश संसद को क्या करे, प्रस्तुत करे। इसलिए यह रिपोर्ट तैयार की गई थी। नंबर 4 है भैया कई समितियों की नियुक्ति। कई समितियों की नियुक्ति कैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की जांच करने के लिए भैया कई समितियों की नियुक्ति की गई थी। कई समितियां बनाई गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसका कार्य सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, इसकी भी क्या दी जाए, रिपोर्ट दी जाए। और वही रिपोर्ट अपने किस में दी गई, 5वीं रिपोर्ट में दी गई। तो ये थे भैया अपने 5वीं रिपोर्ट के उद्देश्य। अब एक टॉपिक की चर्चा अपने और कर लेते हैं भैया, बुकानन। कई बार ये अपने क्वेश्चन आते हैं कि बुकानन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये कहाँ का था, कौन था, कब आया था, कब गया था, इसने क्या किया था। तो देखो भैया मोटा मोटा ध्यान रखना, बुकानन कहाँ का था, फ्रांस का था। कहाँ का था, फ्रांस का था। और यह एक क्या था, डॉक्टर था भैया, डॉक्टर, ठीक है, चिकित्सक था। और चिकित्सक भी कैसे, सर्जन था, शल्य चिकित्सक था, ऑपरेशन वगैरह करने वाला, ठीक है, जो 1794 ईस्वी में भारत आया था और 1815 ईस्वी तक भैया भारत में रहा। और मुख्य रूप से कहां पर रहा था, यह बंगाल में
रहा था। ठीक है, कुछ वर्षों तक लॉर्ड वेलेजली कौन था भैया? जिस समय ये भारत आया था उस समय ये भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था। कौन? लॉर्ड वेलेजली कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। तो ये बुकानन जो है वो कुछ वर्षों तक लॉर्ड वेलेजली का शल्य चिकित्सक भी रहा था। क्लियर है? बुकानन कौन था? फ्रांस का था। 1794 ईस्वी में भारत आया था। 1815 तक भारत में रहा था और मुख्य रूप से कहां पर रहा था? बंगाल में रहा था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे भैया लॉर्ड वेलेजली। यह लॉर्ड वेलेजली का शल्य चिकित्सक भी था। कलकत्ता में भैया इन्होंने एक चिड़ियाघर की स्थापना की थी। किसने? बुकानन ने। बुकानन जो था इसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर बनाया था और उस चिड़ियाघर को वर्तमान समय में अपने किस नाम से जानते हैं? अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं वह कौन सा फ्रांसीसी विचारक था जिसने कलकत्ता में अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना की? तो कौन था? बुकानन था। या क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा फ्रांसीसी विचारक या कौन सा फ्रांसीसी यात्री जो है वो लॉर्ड वेलेजली का शल्य चिकित्सक था? तो कौन था? अपने बुकानन था। क्लियर है? 1815 ईस्वी में भी यह वापस इंग्लैंड चला गया था। इंग्लैंड इसलिए चला गया था क्योंकि इसकी माता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, माता की मृत्यु के बाद उसने भैया उनकी संपत्ति का वारिस बनने के लिए, मतलब अपनी माता की, इनकी माता के पास में जो संपत्ति थी उस संपत्ति का वारिस बनने के लिए इस बुकानन ने क्या किया? अपनी माता के वंश को अपना लिया। मतलब माता का जो वंश था उस वंश का क्या नाम था? हेमितटन। हेमितटन। देखो यहां पर मैं वापस लिख देता हूं, माता का वंश था भैया हेमितटन। उस वंश को अपना लिया और तभी से बुकानन को हेमितटन बुकानन कहा जाता है। क्लियर है? 1794 से लेकर 1815 तक भारत में रहा था, शल्य चिकित्सक था, लॉर्ड वेलेजली का शल्य चिकित्सक रहा था। 1815 में वापस चला गया था, कलकत्ता में अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना की थी। हेमितटन इसकी माता का वंश है जो इसने माता की संपत्ति का वारिस बनने के लिए अपनाया था, इसलिए इसे हेमितटन बुकानन भी कहा जाता है। ये थी भैया अपने आज की क्लास। अब आप हेडिंग लगाओ, जोतदारों का उदय। ठीक है, इसमें लिखो भैया 18वीं शताब्दी में बंगाल में उदित होने वाले धनी किसानों को जोतदार कहा गया, जिन्होंने गांवों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। कई स्थानों पर जोतदारों को हवलदार, गांटीदार अथवा मंडल भी कहा गया है, अथवा मंडल भी कहा जाता था। ऐसे कर लो। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े टुकड़े प्राप्त कर लिए जो 1000 एकड़ में फैले हुए थे। जोतदारों का गांव के स्थानीय व्यापार एवं साहूकारों के कारोबार पर भी नियंत्रण था। वे अपने क्षेत्र के निर्धन किसानों पर भी अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे। आगे लिखो, जोतदारों की भूमि का एक बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था, जो स्वयं अपना हल लाते, खेतों में मेहनत करते एवं फसल उत्पन्न होने के पश्चात उपज का आधा भाग जोतदारों को प्रदान करते थे। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की शक्ति से अधिक प्रभावशाली थी। जमींदार तो शहरों में रहते थे जबकि जोतदार गांवों में रहते, जिसके कारण उनका गांव के अधिकांश निर्धन लोगों पर सीधा नियंत्रण था। जोतदार व जमींदार के मध्य आपस में संघर्ष चलता रहता था। पैराग्राफ चेंज करो भैया। जोतदारों द्वारा किसानों को भू राजस्व जमा कराने से रोका जाता था, क्योंकि अगर किसान भू राजस्व जमा नहीं कराएंगे तो जमींदार की भू संपदा नीलाम कर दी जाएगी। उस नीलाम भू संपदा को
जोतदार स्वयं खरीद लेते और आगे चलकर स्वयं जमींदार बन जाते। बस। अब हेडिंग लगाओ भैया, जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। और इसमें क्वेश्चन भी लिख लो, ये कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन लिख लो भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी की भूराजस्व नीतियों का, ईस्ट इंडिया कंपनी की भूराजस्व नीतियों का जमींदारों द्वारा किस प्रकार प्रतिरोध किया गया। इस प्रकार से कर लो, हेडिंग भी लगा लो और जो क्वेश्चन लिखा है वो भी लिख लो। ठीक है। लिखो इसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में जोतदारों की स्थिति मजबूत बनकर उभर रही थी, मजबूत बनकर उभर रही थी। तथा जोतदारों के द्वारा किसानों को भू राजस्व जमा न कराने के लिए बहलाया जाता था, जिस कारण जमींदारों की भू संपदा की नीलामी की जाती। तब जमींदारों ने अपनी संपदा को नीलाम करने की समस्या से निपटने के लिए कुछ रणनीतियां बनाई, जो इस प्रकार है। नंबर 1 हेडिंग लगाओ भैया, जमींदारों द्वारा अपनी भू संपदा का स्त्रियों को हस्तांतरण। जमींदारों द्वारा अपनी भू संपदा का स्त्रियों को हस्तांतरण। लिखो भैया इसमें, जमींदार अपनी जमींदारी को नीलामी से बचाने के लिए अपनी भू संपदा के कुछ भाग को अपने परिवार की स्त्रियों को हस्तांतरित कर देते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी महिलाओं के हिस्से को नीलाम नहीं करती थी। उदाहरण के लिए वर्धमान के राजा ब्रैकेट में कहना जमींदार ने अपनी जमींदारियों का एक हिस्सा अपनी माता को दे दिया था। ठीक है। नंबर 2 हेडिंग लगाओ, नकली नीलामी या फर्जी नीलामी। इसमें लिखो, जमींदारों ने अपने एजेंटों को नीलामी के दौरान खड़ा करके नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। वे जानबूझकर ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज अधिकारियों को परेशान करने के लिए राजस्व मांग का भुगतान नहीं करते थे और रकम जानबूझकर रोक लेते। जब भू संपदा को नीलाम किया जाता तो जमींदार के व्यक्ति ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लेते थे। और आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से वह नीलामी अटक सी जाती थी। नंबर 3 अन्य तरीके। इसमें लिखो, जमींदार लोग भू संपदा को परिवारजनों के नाम स्थानांतरित करने या फर्जी बिक्री दिखाकर अपनी भू संपदा को छीनने से बचाने के साथ साथ कुछ अन्य तरीके भी अपनाते थे। यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी अधिकारी की जिद के कारण किसी जमींदार की भू संपदा को कोई बाहर का व्यक्ति खरीद लेता था तो उसे कब्जा प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी पुराने जमींदार के लठियाल मतलब जो लठ रखते हैं, गुंडे वगैरह मान लो अपनी सीधी भाषा में, लठियाल नए खरीदार को धमकाकर अथवा मारपीट करके भगा देते थे। तो कभी कभी पुराने किसान नए जमींदारों को लोगों की ज़मीन में घुसने नहीं देते थे। ठीक है, ये हो गया भैया अपने ज़मींदारों की ओर से प्रतिरोध। अब आप हेडिंग लगाओ, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत 5वीं रिपोर्ट। ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत 5वीं रिपोर्ट। इसमें लिखो भैया, 5वीं रिपोर्ट 1813 ईस्वी में
ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। यह उन रिपोर्टों में से 5वीं थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन एवं क्रियाकलापों के बारे में तैयार की गई थी। मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसका प्रशासन कैसे चल रहा है, इसके ऊपर तैयार की गई। भैया ये 5वें नंबर की रिपोर्ट थी, इसलिए इसको 5वीं रिपोर्ट कहा गया। 1813 में ये तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में 1002 पृष्ठ थे। इस रिपोर्ट में जमींदारों एवं रैयतों की अर्जियां, भिन्न भिन्न जिला के कलेक्टरों की रिपोर्ट और राजस्व संबंधी आंकड़े सम्मिलित थे। अब हेडिंग लगाओ रिपोर्ट का उद्देश्य, और इसमें पहली हेडिंग लगाओ भैया ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध। और इसमें लिखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी। ब्रिटेन में अनेक ऐसे व्यापारिक समूह थे जो भारत एवं चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के विरुद्ध थे। वे चाहते थे कि उस शाही आदेश को निरस्त कर दिया जाए जिसके अनुसार कंपनी को यह अधिकार प्रदान किया गया था। नंबर 2 हेडिंग लगाओ भैया कंपनी के कुशासन एवं अव्यवस्थित प्रशासन पर बहस। इसमें लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन एवं अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचनाओं पर ब्रिटेन की संसद में वाद विवाद होने लगा। कंपनी अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण एवं लोभ लालच की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में खूब उछाला गया। नंबर 3 हेडिंग लगाओ ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम। इसमें लिखो, ब्रिटिश संसद ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को मजबूर किया गया कि वह भारत के प्रशासन के संबंध में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को भेजे। और नंबर 4 हेडिंग लगाओ भैया कई समितियों की नियुक्ति। इसमें लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की जांच के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कई समितियों की नियुक्ति की गई। ऐसी समितियां जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को भेजती थी। 5वीं रिपोर्ट भी ऐसी ही एक परवश समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। हेडिंग लगाओ भैया बुकानन। इसमें लिखो, यह फ्रांस का एक डॉक्टर था जो 1794 से 1815 तक के बंगाल में रहा। बुकानन कुछ वर्षों तक लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक भी रहा। इसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जिसे अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। 1815 ईस्वी में यह वापस इंग्लैंड चले गए, मतलब इंग्लैंड का था ये, ठीक है। जब इसकी माता की मृत्यु हुई तो इसने उनकी संपत्ति का वारिस बनने के लिए माता के वंश हेमिल्टन को अपनाया। इसलिए बुकानन को हेमिल्टन बुकानन भी कहा जाता है। तो ये थी भैया अपने सेकंड क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।